ओके। वंस अगेन गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों का लेक्चर नंबर 1 पे हम लोग कितना डिस्कस किए थे। तो लेक्चर नंबर 1 पे हम लोग 16 क्वेश्चन तक डिस्कस किए थे, राइट। 16 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम लोग 17 से लेकर ट्राई करेंगे कि 30 क्वेश्चन तक को कंप्लीट कर ले, क्योंकि सारे क्वेश्चन को ही करना है। तो धीरे धीरे क्वेश्चन को समझते हुए उसका ऑब्जर्वेशन को देखते हुए करेंगे कि अच्छा सिमिलर टाइप के क्वेश्चन हो तो हम लोग कैसे डील कर सकते हैं एग्जाम में, ये मैटर करता है। और आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे एक ही पैटर्न फॉलो करते हैं। तो नेक्स्ट ईयर जो आपके मतलब सॉरी दिस ईयर जो आपके एग्जाम होंगे वो सेमी टाइप से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होंगे क्वेश्चन में, राइट। तो इसीलिए ही जो भी क्वेश्चन 2025 में पूछा गया वो मैटर करता है 2026 के लिए, यानी कि इस ईयर के एग्जाम के लिए, है ना। तो हर एक क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व नहीं करना है, समझना है कि अगर सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो कैसे करेंगे। जैसे एक एग्जांपल के लिए ये 17 नंबर में है, फंक्शंस आपको है लोकल मिनिमम निकालना है। अब 18 को देखिए, एक सीरीज सीक्वेंस है, सेम पैटर्न पे आपके क्या है 19 भी सीरीज सीक्वेंस है, सेम पैटर्न पे आपको 20 भी दिया गया। कंटिन्यू तीन क्वेश्चंस तो आपके सिर्फ सीरीज और सीक्वेंस से रिलेटेड है। इवन 21 भी है, आप देखो 21 भी है ना। तो अगर चीजों को अगर अच्छे से समझेंगे तभी जाके सारे क्वेश्चन को हम लोग क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन थोड़ा सा आगे पीछे रहेगा आपका, जो इस बार आईआईटी बॉम्बे कंडक्ट करा रही है ना, तो दोनों एक जैसे ही क्वेश्चंस रहता है। आपके एक्सपेक्टेड कटअप भी वैसे रहेंगे, अप्रोक्स 22 मार्क्स मैथमेटिक्स में एज अ जनरल कैटेगरी से, ठीक है। तो चलिए हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट हम लोग 16 तक देखे थे, आज 17 से स्टार्ट करेंगे। कोई भी डाउट्स वगैरह हो कमेंट कर सकते हैं, माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलो ये हम एज एक्सरसाइज दिए थे, किसी भी फंक्शन, अगर फंक्शन पॉलिनोमियल है तो वर्क करना हमारे लिए आसान, उसमें रूट्स निकालना पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, कितने रियल रूट्स होंगे कितने इमेजिनरी होंगे, इससे रिलेटेड भी हमने डिस्कस किया था। प्रयास वन वाले या एकलव्य 3 में जो हुआ था, रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल में बहुत डिटेल में भी किए हुए हैं, जो कि पूछते हैं और अभी भी आए हुए हैं, ठीक है। आज के इस पेपर में भी 2025 में भी पूछे हैं, गेट में भी बहुत सारे क्वेश्चन से रिलेटेड आते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे फंक्शंस आपको दिया गया है, इसमें एक्सपोनेंशियल पॉलिनोमियल ट्रिग्नोमेट्रिक मिक्सअप है। कहता है कि कितने सारे वैसे पॉइंट्स होंगे जिसमें फंक्शन लोकल मिनिमम देता है, नंबर ऑफ पॉइंट्स पूछ रहा है, किस पॉइंट पे है वो नहीं। ध्यान देना, अक्सर यहाँ पे एक गलती होती है कि अच्छा x इक्वल टू जो 2 पे है ना, ये लोकल मिनिमम दे रहा है, ठीक है। तो x इक्वल टू 2 आंसर 2 नहीं होगा, आंसर हो जाएंगे 1, क्योंकि एक ही पॉइंट है। तो इस पे जल्दी जल्दी में ये गलतियां होती है, बहुत छोटा गलती है, मतलब देखने में बहुत छोटा है लेकिन ये ऐसा गलतियां हो जाती है, ठीक है। तो चलो अब कैसे निकालेंगे, तो मुझे पता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, तो एटलीस्ट सबसे पहले इसे क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं, ताकि हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस कर पाए। ओके। अब डेस एक्स बता दो कितना हो गया, 20x प्लस ई टू द पावर एक्स माइनस 2 कॉस 2x और प्लस साइन एक्स, राइट। अब एक चीज नोट करना, हम लोग क्या करते हैं क्रिटिकल पॉइंट के लिए एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करके एक्स का वैल्यू निकालते हैं जो भी आपके अल्फा बीटा गामा रहते हैं, पहली बात, ठीक है। तो ये चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे देखो फंक्शंस इतना आसान नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है, है ना, एक्सपोनेंशियल पॉलिनोमियल ट्रिग्नोमेट्रिक का मिक्सअप है। अब ये जीरो होंगे किस किस पॉइंट पे, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। फिर उस क्रिटिकल पॉइंट पे मुझे क्या देखना है, आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा सकते हो, तो देखना पड़ेगा अच्छा अगर यहाँ पे पॉइंट्स एक अल्फा और बीटा पे 0 है तो उसका हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग बिहेवियर देखते हैं, साइन स्कीम जिसको कहते हैं, कि प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं कि माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं, माइनस से प्लस की ओर, माइनस मतलब डिक्रीज से इंक्रीज, डेरिवेटिव का साइन है ना, डिक्रीज से इंक्रीज के मतलब लोकल मिनिमम नीचे है ना, सबसे कम वैल्यू, प्लस से माइनस की ओर जाने का मतलब, प्लस मतलब एफ डैश ग्रेटर देन जीरो दैट इज इंक्रीज, एफ डैश लेस देन जीरो दैट इज डिक्रीज। इसका मतलब जिस पॉइंट पे इंक्रीज से डिक्रीज हो रहा है दैट इज प्लस से माइनस, उस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा देगा। तो ये हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी होते हैं कि अब डबल डैश एक्स निकालते हैं, हम लोग क्या करते हैं एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं। तो हो गया 20 प्लस ई टू द पावर एक्स, कॉस के हो गया यहाँ पे हो जाएंगे 4 साइन 2x और साइन के हो जाते हैं कॉस एक्स। ये अब ये हो गया सेकंड डेरिवेटिव से क्या करते हैं, यहाँ से आप निकाल लो 0 करके x का वैल्यू, अब मान लो कि अल्फा बीटा है, ये समझिए, समझने के लिए आराम से सुनना है ना। तो सेकंड डेरिवेटिव में अगर आपको पता है कि अल्फा में ग्रेटर देन 0, इसका मतलब अल्फा हो गया लोकल मिनिमा के लिए,
और एफ डबल डैश अल्फा में लेस देन 0 तो अल्फा हो गया लोकल मैक्सिमा के लिए, ये चीजें हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन है, इजी है नहीं। अब इसमें से जीरोस निकालना डिफिकल्ट है, जीरोस निकालना डिफिकल्ट है कि फर्स्ट डेरिवेटिव किस किस पॉइंट पे होंगे, डिफिकल्ट है ना एक साथ इसको अरेंज करके जीरो करके। तो क्या कर सकते हैं, तो इसका बिहेवियर को देखो, बिहेवियर को देखो। देखने का मतलब कि अगर हम लार्ज एक्स लेते हैं तो इसका बिहेवियर क्या होगा। तो मुझे ये बताओ साइन एक्स का रेंज क्या है, तो सर -1 से लेकर 1, ओके। इसके पूरा का रेंज क्या होगा, तो ये हो जाएंगे -2 से लेकर +2, क्योंकि इसके रेंज -1 से 1, 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो -2 से +2। तो इनके मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, क्योंकि e टू द पावर x ऑलवेज पॉजिटिव, ये हो गया आपके लीनियर फंक्शन, है ना। x पॉजिटिव में ये पॉजिटिव देंगे, x नेगेटिव में ये वैल्यू नेगेटिव देंगे, ओके चलो बेहतर। अगर हम किसी भी लार्ज x के लिए, सॉरी इसको तो पहले हटाओ, बस 1 मिनट, बार बार सिलेक्ट क्यों हो जा रहा हाथ से वो, हाँ। लार्ज x के लिए डिस्कस करें, क्या सिलेक्ट हो जाता है बार बार। लार्ज एक्स के लिए डिस्कस करें तो क्या होगा बिहेवियर, तो ये तो पीरियडिक है, ये तो फिक्स वैल्यू पे रेंज पे जाएगा, कितना पे जाएगा, थोड़ा सा बिहेवियर को चेक करो और मुझे बताओ इसका बिहेवियर कहाँ जाएगा, मैक्सिमम कितना हो सकता है इसका वैल्यू। ये मिनिमम हो जाएंगे -1, ये मिनिमम हो जाएंगे -2, तो मिनिमम से मिनिमम -3 हो सकता है पूरा का पूरा। एक्चुअली -3 कभी भी नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मान के चलते हैं। अच्छा ये मैक्सिमम देंगे 1, ये वाले भी देंगे 1, मान लेते हैं ये -1 दिया, -2 से मल्टीप्लाई करके +2 बना दिए, है ना। तो मैक्सिमम ये हो गया 2 + 1, ये मैक्सिमम देंगे 3 और मिनिमम देंगे -3। उससे कम नहीं हो सकता, 3 से ज्यादा ये बिहेवियर नहीं होगा, है ना। तो -3 से लेकर 3 के बीच में ही ये पूरा का पूरा रहेंगे। जब आप लार्ज एक्स करोगे पॉजिटिव में, अगर लार्ज एक्स लेते हैं पॉजिटिव में, तो ये पॉजिटिव वैल्यू देंगे, ये पॉजिटिव वैल्यू देंगे। -3 से +3 के बीच में कुछ भी वैल्यू हो, एक्स लार्ज से लार्ज में ये फर्क ही नहीं पड़ेगा, एक तरीके से नेग्लिजिबल जैसा लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज नोट करो, अगर मुझे लिमिट निकालना है, समझिएगा, देखना चाहते हैं कि x टेंडिंग टू प्लस इंफिनिटी में एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो तुम क्या ये कह सकते हो कि ये प्लस इंफिनिटी जाएंगे, क्यों, समझनी है, क्योंकि -2 cos 2x का जो रेंज होगा, या इसी को ले लेते हैं, बिलोंग करेंगे मैक्सिमम इसी के बीच में, -3 से +3, इनके मिनिमम -1, इनके मिनिमम -2, मिनिमम दोनों को ऐड कर दो -3, इससे कम तो हो ही नहीं सकता है। इवन मुझे नहीं लगता है कि -3 भी टच करेंगे, दोनों से एक साथ थोड़ी देंगे -1, फिर भी मान लेते हैं, फिर भी मान लेते हैं, इसके मैक्सिमम 1, इसके मैक्सिमम 2, ठीक है। अब आप लार्ज ले रहे हो तो ये प्लस इन्फिनिटी कंफर्म है, क्योंकि भाई ये डोमिनेट कर रहा है, समझना, इससे हम कई सारा क्वेश्चन इसी पेपर में बनाने वाले हैं जो अभी हम समझा रहे हैं। ये आपको क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है, एक्स पॉजिटिव में ये बहुत बड़ा पॉजिटिव, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव, लीनियर है, ऐसा जाने वाला है। अच्छा, लिमिट अगर आप एक्स टर्निंग टू माइनस इन्फिनिटी करोगे तो क्या होंगे, तो भाई माइनस इन्फिनिटी में ये तो चले जाएंगे 0, एक्स टर्निंग टू माइनस इन्फिनिटी में, ओके। ये चल जाएंगे आपके माइनस इन्फिनिटी, और इसके तो बस वही वाले वैल्यू -3 और 3 के बीच में कुछ भी ले लो अगर +3 भी ले लोगे क्या ही फर्क पड़ेगा, माइनस इन्फिनिटी में +3 ऐड करोगे, टेंडिंग टू वैल्यू है, ध्यान रखना, इक्वल नहीं होता है ना। तो ये माइनस इन्फिनिटी ही होने वाले हैं। इससे क्या पता चला, इससे ये पता चल रहे हैं कि एफ डैश एक्स के जो वैल्यू है ना, कभी माइनस से लेकर प्लस की ओर जा रहा है। तो जब आप माइनस से प्लस की ओर जा रहे हो, समझना। अब आ जाओ साइन स्कीम। हमने कहा कि जब आप x को माइनस इन्फिनिटी टेंड कर रहे हो तो एफ डैश एक्स का वैल्यू माइनस में है, नेगेटिव है, नेगेटिव है। एफ डैश को टेंड क्या कर रहे हैं, x, और इधर टेंड क्या कर रहे हैं, x। ध्यान रखना ये x पॉजिटिव साइड में है और x नेगेटिव साइड में है। तो अब नेगेटिव से ये एफ डैश एक्स नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, यहाँ पॉजिटिव दे रहा है, तो क्या पता चला, नेगेटिव पॉजिटिव। तो कभी ना कभी नेगेटिव से जब आप पॉजिटिव जाओगे तो एक पॉइंट तो आपको 100% मिलेंगे अल्फा, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अल्फा से पहले एफ डैश एक्स जो है, एफ डैश एक्स जो है ये लेस देन 0, अल्फा के बाद जो है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, क्यों, क्योंकि एक्स लार्ज पॉजिटिव में प्लस इन्फिनिटी, नेगेटिव में माइनस इन्फिनिटी, तो भाई कभी ना कभी तो वो जाने वाले हैं, ठीक। इससे क्या पता चला
कि एफ डैश का साइन जो है ना नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर किसी एक पॉइंट पे तो होंगे, दैट इज एक्स एक्सिस को तो वो 100% क्रॉस करेगा, एटलीस्ट वन टाइम्स तो 100% करेंगे। ये आपके क्या है, एक्स एक्सिस। एक ऑब्जर्वेशन, जबरदस्त ऑब्जर्वेशन आया। एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स लेस देन जीरो का मतलब फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, और एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो का मतलब फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। तो जहां डिक्रीज से इंक्रीज कर रहे हैं वो पॉइंट हमने माना है यहाँ अल्फा। तो ये अल्फा क्या हो गए, डिक्रीज से इंक्रीज कर रहे हैं, इस पॉइंट पे क्या हो जाएंगे, फंक्शन लोकल मिनिमा। एक पॉइंट तो तुम्हें 100% मिल गया लोकल मिनिमा, वो अल्फा। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, साइन नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं अगर एक पॉइंट पे, तो एक पॉइंट तो लोकल मिनिमा का मिल चुका है, इसका मतलब एक तो गया। सिर्फ क्वेश्चन ही बनाना है, समझना, एक तो गया, जीरो नहीं होगा, एक पॉइंट तो 100% मिलेंगे। अब बस बात आती है, क्या एक से ज्यादा मिलेगा, क्या एक से ज्यादा मिलेगा, ये सोचो। एक से ज्यादा कब मिलेंगे, जब फंक्शन का बिहेवियर ऐसा कुछ हो, है ना, कि या ऐसा ऐसा करके कुछ हो कि एक पॉइंट यहाँ लोकल मिनिमा, एक पॉइंट यहाँ मिल गए, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है ऐसा कुछ, तब तो फिर एक से ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो आ जाओ इसके बिहेवियर को देखो, इसके बिहेवियर को देखते हैं। मुझे बताओ ये वैल्यू क्या होंगे, क्या ये ग्रेटर देन जीरो होंगे, क्या ये लेस देन जीरो होंगे, या एक्स पे डिपेंड करेगा। जैसे यहाँ पे एक्स पे डिपेंड किया, प्लस इन्फिनिटी के प्लस इन्फिनिटी, माइनस के लिए माइनस, तो बेसिकली एक्स पे डिपेंड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो क्रॉस करके जा रहा है। तो ठीक है, इसका हम यहाँ पे ना इसके लिए थोड़ा सा लिख देते हैं, ताकि आप जब नोट्स देखोगे तो ये चीजें समझ में आएंगे। हियर हियर एफ डैश एक्स चेंजेस साइन एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार तो चेंज कर रहा है, एटलीस्ट वन। कहाँ से, फ्रॉम फ्रॉम नेगेटिव, नेगेटिव को ऐसे लिख देते हैं, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव। सो एफ एक्स हैज लोकल मिनिमम, मिनिमम एफ एक्स हैज लोकल मिनिमम एट वन पॉइंट। अभी एट ओनली नहीं लिखे हैं, हम बोले कि एक पॉइंट पे लोकल मिनिमा तो देगा, क्योंकि चेंजेस जो साइन है नेगेटिव से पॉजिटिव एफ डैश का एक्स का एक पॉइंट मिलेंगे, तो वो पॉइंट हमने यहाँ पे माना है अल्फा, हमने इसको लिखा अल्फा, ध्यान रखना, ठीक है। आप पूछो क्या दिक्कत है। सर हमने ये टॉपिक अभी पढ़ा नहीं है, तो बस एक डाउट है। हम्म, एफडेस एक्स हमें सिर्फ ये बताता है ना कि हमें मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा, हाँ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी और बताता है। और एफ डबल डैश एक्स हमें एग्जैक्ट पॉइंट बताता है जहां पर वो मैक्सिमा या मिनिमा मिल रहा है। नहीं, वो एग्जैक्ट तो पॉइंट तो एफ डबल डैश कनकेव अपवर्ड डाउनवर्ड बताता है। एफ डबल डैश एक्स कनकेव अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, या मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू, फंक्शन ऑफ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी इसको कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट इक्वल टू जीरो करने पे क्रिटिकल पॉइंट यहाँ निकालना टफ है, तो एक पॉइंट तो पता चल रहा है कि एक निकलेगा जहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, इसके वैल्यू नेगेटिव भी हो रहा है, इसके वैल्यू पॉजिटिव भी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को तो क्रॉस कर रहा है, तभी तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। तो यस एक सर। वैल्यू होंगे। सर तो डाउट मेरा ये था कि अगर मतलब एक्स की वैल्यू माइनस में आती है तो हमें ये पता चलता है कि वो मैक्सिमा देगा, करेक्ट? एक्स की ये वैल्यू आप ये माइनस में, पता चले। एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो में है तो मैक्सिमा देगा, डबल डैश में होता है वो। अच्छा, मतलब अगर वो डबल डैश लेस देन जीरो है तो वो मैक्सिमम का देगा, और ग्रेटर देन जीरो है तो वो मिनिमा देगा। मिनिमा देगा, वो डबल डेरिवेटिव टेस्ट है, अभी उसको यूज नहीं किए हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से पता चला कि एक लोकल मिनिमम देगा, ठीक है। हमेशा हर क्वेश्चन में दोनों डेरिवेटिव टेस्ट यूज हो पाएंगे या अप्लाई होंगे इसकी गारंटी नहीं है ना। दो टेस्ट ओके हमारे सर, पास है ओके जिससे सर। लोकल मैक्सिमा निकालते हैं, एक होता है फर्स्ट डेरिवेटिव जिसको कहते हैं साइन चेंज करके, और एक होते हैं सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव अगर लेस देन जीरो है, मान लेते हैं अल्फा पे, तो अल्फा पे मिनिमम दे मैक्सिमा देगा, और सेकंड डेरिवेटिव मान लेते हैं कोई बीटा है जिसपे ग्रेटर देन जीरो है, और फर्स्ट डेरिवेटिव बीटा पे इक्वल टू जीरो है, इस बीटा पे मिनिमम दे देगा फंक्शन, ठीक है। ये चीजें हैं, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो करके तो क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, उस पॉइंट पे अगर सेकंड डेरिवेटिव लेस देन जीरो, तो वो पॉइंट हो गया तुम्हारा मैक्सिमा के लिए, और उस पॉइंट पे अगर ग्रेटर देन जीरो सेकंड डेरिवेटिव, तो वो पॉइंट हो गया मिनिमा के लिए। कुछ हद तक समझ में आया।
ये नहीं आएगा, यस थोड़ा सा सर, इसको मतलब थोड़ा थ्योरी पढ़ोगे ना और अच्छे से आ जाएगा। क्योंकि अब ये पॉलिनोमियल होता ना तो हम इजीली समझा देते, बट ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्वेश्चन को देखोगे ना, इसका अक्सर एक बच्चे क्या करेंगे, इसका रूट्स निकालोगे, जो कि जनरल हम लोग का वही मेथड होता है, ट्रेडिशनल मेथड, रूट्स निकालते हैं। बट वो रूट्स यहाँ तो फाइंड करना थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है। एफ डैश एक्स से हमको पॉइंट्स निकालने हैं और हाँ, एफ क्रिटिकल डबल पॉइंट। डैश एक्स से वो पता करना है कि वो मैक्सिमा है कि मिनिमा है। बिल्कुल, हाँ, वो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हो गया। अब अगर एफ डैश यस डबल सर। डेरिवेटिव नहीं निकालना है, सिंगल एफ डैश से पता करना है कि मैक्सिमम मिनिमा का कौन सा पॉइंट होगा, तो इसमें से इसको जीरो करके क्रिटिकल निकालेंगे। उस क्रिटिकल पॉइंट में एफ डैश का साइन देखेंगे, कहाँ प्लस माइनस माइनस प्लस हो रहा है, उसको रख रख के। ठीक है, इसको कहते हैं साइन स्कीम, जो हम यहाँ लिखे हैं। इसमें सेकंड डेरिवेटिव की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इसमें जरूरत पड़ेगा इस ओके क्वेश्चन सर। में। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ तो पॉइंट निकाले नहीं है। अब आ जाओ, हम क्या पूछ रहे थे, एक चीज मुझे यहाँ बताओ। एक पॉइंट तो निकला, लेकिन क्या एक से ज्यादा होंगे? दो होंगे तो दो यहाँ है, हो सकता है दो से ज्यादा हो जाए, ग्रेटर देन थ्री और इक्वल, तो तीन ऑप्शन अभी भी हमारे पास है। एफ डबल डैश एक्स जो है ये वाला, ये वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकता है? मुझे ये बताओ, या पॉजिटिव होगा? क्या होगा? क्या एक्स पे डिपेंड करेगा? ऐसा कुछ नेगेटिव पॉजिटिव एक्स पे डिपेंड करेंगे, क्या होंगे? सोचो सोचो, आराम से सोचो। सर डबल डेरिवेटिव हम कनकेव ऑलवेज अपवर्ड डाउनवर्ड पॉजिटिव रहता है। होगा ऑलवेज पॉजिटिव क्यों? 20 पॉजिटिव है, ये तो हमेशा क्योंकि पॉजिटिव। 20 पॉजिटिव अब इनका रेंज कितना होगा? तो ये हो गया मैक्सिमम 4 माइनस और ये थ्री से मैक्सिमम 1, सॉरी है ना? 5 होगा, 5 -5 से हाँ, 5। ये माइनस मिनिमम से 5 से मिनिमम 5। -5 जाएगा, बिल्कुल उससे कम नहीं हो सकता है। तो भाई वो 20 तो से 20 ही -5 खत्म घटा कर दोगे दिया। तो भी 15 प्लस ई टू द पावर एक्स है। बिल्कुल, तो ये हाँ। हमेशा पॉजिटिव और हो गया। बिल्कुल, ये चीजें समझना है ना। ऑल्सो एफ डबल डैश जो है, एक्स जो है, ये ग्रेटर देन जीरो, इवन ग्रेटर देन 15 ही हो जाएंगे। ये ग्रेटर देन हम लोग क्या कर देते हैं इसको, ठीक है, ग्रेटर देन अभी जीरो ही कर देते हैं। लो, इसको लिख देते हैं, क्योंकि ना अक्सर के काम आता है आगे चल के। सिंस सिंस कितना है, 4 साइन 2x प्लस कॉस एक्स जो है, मिनिमम -5 मैक्सिमम 5 जाएंगे। तो एफ डबल डैश एक्स जो है, ये ग्रेटर देन हो जाएंगे, 5 घटा ही देते हैं, मिनिमम से मिनिमम 20 से 5 गया 15, तो हो गया 15, 20 माइनस 20 प्लस ई टू द पावर एक्स -15, सबसे छोटा वैल्यू भी ले लिए। इसका मतलब हो जाएंगे, ये कितना हो जाएंगे, 15 प्लस ई टू द पावर एक्स, ये ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स के लिए। इसका मतलब हो गया एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है ना फॉर ऑल एक्स के लिए, तो उसमें क्या होते हैं, फंक्शन जो है एफ एक्स इज कनकेव अपवर्ड, कनकेव अपवर्ड, कनकेव अपवर्ड। ठीक है, फंक्शन कनकेव अपवर्ड है, मतलब फंक्शन इस तरीके का है। अगर इस तरीके का तो एक ही पॉइंट पे होगा ना जी, एक से ज्यादा पॉइंट पे कैसे होगा? यहाँ पे फंक्शन क्या है, कनकेव अपवर्ड है, फॉर ऑल एक्स के लिए है। ये लेजन वेजन नहीं हो रहा है, ऐसा करके नहीं जा रहा है। अगर ऐसा होता, दो पॉइंट अगर तुम्हें चाहिए था, तो एक पॉइंट पे कनकेव डाउनवर्ड भी तो होगा। एक पॉइंट पे अगर कनकेव डाउनवर्ड है, उसके लिए तो डबल डेरिवेटिव फिर तुम्हें लेजन जीरो चाहिए था, किसी ना किसी पॉइंट के लिए, बट ऐसा पॉसिबल तो हो नहीं पा रहा है। बात समझना, एफ डबल डैश ग्रेटर देन जीरो में कनकेव अपवर्ड होता है, और एफ डबल डैश इसमें इस पॉइंट पे मिनिमम देगा, लेकिन ये पॉइंट एक से ज्यादा होगा कि नहीं होगा, अब हम उस पे चेक कर रहे हैं। एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो ये एक्स पॉइंट क्या हो गया, मिनिमम के लिए, लेकिन कितना सारा मिनिमम का पॉइंट, ये मैटर करता है, कितना सारा मिनिमम का पॉइंट। फंक्शन अगर ऐसा है तो दो पॉइंट निकलेंगे, लेकिन ये कहते हो कि ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स के लिए, तो अब अगर सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो होता है तो कनकेव अपवर्ड भी होते हैं मिनिमम के साथ, और सेकंड डेरिवेटिव लेस देन जीरो होता है तो कनकेव डाउनवर्ड भी होते हैं, है ना? तो ये कहता है सारे एक्स के लिए आप पॉजिटिव, इसका मतलब ऐसे ही जाएंगे, अगर ऐसे ही जाएंगे तो एक ही पॉइंट मिला, क्योंकि आप घुमा नहीं सकते इस तरह से। अगर ये घूमता तो एक पॉइंट पे कनकेव डाउनवर्ड होते हैं, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट मान लेते हैं बीटा, इस एफ डबल डैश बीटा में ये लेस देन जीरो होता ही होता, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सारे पॉइंट के लिए आप ग्रेटर देन जीरो। तो कनकेव अपवर्ड हो गया, इसका मतलब हो गया, क्या मिल गया, एक ही पॉइंट था ना यहाँ पे, है ना? कनकेव अपवर्ड इसमें लिख देते हैं यहाँ पे, फॉर ऑल एक्स के लिए है, तो सो एफ एक्स हैज लोकल, एक ही पॉइंट मिला, एक से ज्यादा भी मिलता तो अलग बात है। ये ऐसा होता ना
कि चलो कनकव अपवर्ड है, एक्स का वैल्यू मान लेते हैं अल्फा से बीटा, फिर कनकव डाउनवर्ड हो गया बीटा से लेकर कुछ, फिर अपवर्ड हो गया, तो एक से ज्यादा लोकल मिनिमा मिल जाता, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो रहा है। अब ऐसे लोकल मिनिमा ओनली ओनली वन पॉइंट, एक ही पॉइंट के लिए। ठीक है, कुछ पूछना है? एक ही पॉइंट मिला, ठीक है, ओनली वन पॉइंट, ओनली वन पॉइंट। बहुत सारा चीजें इससे क्लियर होगा। अभी और क्वेश्चन करेंगे ना इससे रिलेटेड, इसी एग्जाम में ही है, मुझे लगता है कि हमने देखा है इसको और भी क्वेश्चन, क्योंकि हम पहले जब ये एग्जाम हुए थे ना प्रीवियस ईयर में, तब हम क्वेश्चन इससे रिलेटेड देखे हुए हैं। मतलब और भी क्वेश्चन ऐसे ही कुछ करके है, देख लेंगे। ठीक है, होंगे ही कहीं ना कहीं, सिर्फ सीक्वेंस सीरीज के अभी लगातार क्वेश्चन है। देख, अच्छा यहाँ पे तो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल वाला से मैक्सिमम मिनिमा ही है, बट फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल से तो वॉल्यूम है, हम देखे हुए हैं। देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सीट, ऐसा एक्स बताओ जिसके लिए ये इक्वल है, मतलब फंक्शन इक्वल हो गया। ये भी उसी उसी कैटेगरी का है क्वेश्चन, है सेम कैटेगरी का ही क्वेश्चन है, सेम टाइप से रूट से निकालना है। कितने पॉइंट पे कट करेंगे? अगर ये एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, दोनों को ड्रॉ करो तो कितने पॉइंट पे कट करेंगे, या दोनों को माइनस करके जीरो करोगे तो कितने सारे एक्स एक्सिस के पॉइंट मिलेंगे जहां पे फंक्शन क्रॉस कर रहा है। एक ही पैटर्न वाले फॉलो फॉलो करेंगे, सेम पैटर्न पे ये फॉलो होगा। ठीक है, बेसिकली हम भी तो अभी फर्स्ट डेरिवेटिव का रूट से ना निकाल रहे थे। एक तरीके से सोचो, फर्स्ट डेरिवेटिव कितने पॉइंट पे जीरो है, उसके सेकंड डेरिवेटिव उसी पॉइंट पे लेस देन जीरो है कि नहीं। ठीक है ना, तो वही तो काम कर रहे थे इतना देर से। 17 हो गया ना। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो करके कितने पॉइंट पे, पता चला एक ही पॉइंट है जिसमें सेकंड डेरिवेटिव लेस देन जीरो, वो एक ही पॉइंट है ना। एक ही पॉइंट ऐसा मिला जिसमें कि फर्स्ट डेरिवेटिव जो है जीरो होंगे एंड सेकंड डेरिवेटिव लेस देन जीरो होंगे, वैसे एक ही मैक्स मिले, कैसा? ओनली वन एक्स मिलेगा। रियल नंबर्स एक ही मिलेंगे जिसमें फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो और सेकंड डेरिवेटिव लेस देन जीरो। सेकंड डेरिवेटिव तो लेस देन जीरो देख लिए हैं, सारे के लिए हो रहा है, लेकिन फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो एक ही पॉइंट पे होंगे। तो ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो एक ही पॉइंट पे मिलेंगे, और फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो, सॉरी लेस देन नहीं, ग्रेटर देन जीरो, लोकल मिनिमा है, ग्रेटर देन जीरो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो कल के क्लास में भी खत्म हो गया था, फिर भी लिख देंगे थोड़ा सा, रफली 10-15 सेकंड का क्वेश्चन है, उससे ज्यादा का है ही नहीं ये क्वेश्चन, 15 सेकंड काफी है। सीक्वेंस सीरीज अगर आप पढ़े हुए हो तो ये 15 से 20 सेकंड में खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को गौर से देखो और मुझे ये बताओ क्या ऑब्जर्वेशन इसमें यूज करेंगे। क्वेश्चन को गौर से देखो। सबसे पहले किसी भी सीरीज का कन्वर्जेंट होने के लिए क्या कंडीशन होता है? नेसेसरी कंडीशन है कि उसके nth टर्म जो है वो जीरो जाना चाहिए। nth टर्म क्या होते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं नेसेसरी में? नेसेसरी कंडीशन फॉर सीरीज an which to be convergent uh, to be convergent is that, इस प्रकार से क्या, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an का क्या होना चाहिए? जीरो। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an का क्या होना चाहिए? जीरो। बोलो हाँ या ना, यही करते हैं हम लोग। लिमिट क्या होना चाहिए उसके? जीरो। अब इसी को तो एटलीस्ट यूज करो, एटलीस्ट ये वाले तो यूज करेंगे ना, इसको यूज करके ही बता दो मुझे क्या होंगे। सबसे पहले किसी भी सीरीज का कन्वर्जेंट के लिए ये कंडीशन चाहिए ही चाहिए होता है
कि उसका nth टर्म 0 जाए। अगर आप सीरीज एक्सन का कन्वर्जेंट बोलोगे या सीरीज वाई एन कन्वर्जेंट बोलोगे तो इसका nth टर्म यही है जो गिवन है, ये 0 जाना चाहिए। तो क्या 0 होंगे? क्या 0 होंगे? नाउ लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी एक्स एन के लिमिट ए नेसेसरी है। अगर ये 0 है तो कन्वर्जेंट होने का चांसेस है, होंगे नहीं होंगे पता नहीं, लेकिन 0 नहीं है तो 100% कन्वर्जेंट नहीं है। कितना हो जाएगा? ये हो जाएंगे -1 जब क्या हो n इज ऑड, हो जाएंगे +1 जब क्या हो n इज इवन। क्यों भाई? क्योंकि n टेंड्स टू इंफिनिटी में cos 0 होता है 1, बचा ये -1⁻1, ये वेरी करेंगे। कुछ भी हो जाए ये 0 नहीं है, बस काम खत्म। एंड एंड या यहीं पे लिख देते हैं, सो सीरीज जो है एक्स एन, जो भी आपका है सीरीज एक्स एन इज नॉट कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट नहीं है। एंड लिमिट बाय नेसेसरी कंडीशन, कहाँ से? बाय नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंट। ठीक है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी वाई एन है ना जी, क्या है? वाई एन। इसे करने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम कर रहे हैं। ठीक है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी वाई एन आपको क्या दिया गया है? सीरीज 1/n+k। ओके k का इक्वल टू 1 से लेकर कहाँ तक है? 1 से लेकर n तक। ये तो लिमिट ऑफ ए सम, इंटीग्रल आप यूज कीजिए, आप इंटीग्रल यूज करो। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n बाहर करो आप, लिमिट ऑफ ए सम यूज करो, 1/1 प्लस k/n। कितने हो जाएंगे? लोअर लिमिट 1 रखोगे 0, n कैंसिल हो जाएंगे 1, 1/1 प्लस x, ये हो गया dx, ln 1 प्लस x, राइट। अपर लिमिट लोअर लिमिट ये हो जाएंगे ln 2, 0 रखोगे ln 1 0 होता है। कुछ भी हो जाए ये 0 नहीं है, 0 नहीं है। इसका मतलब हो गया, सो बाय नेसेसरी कंडीशन, सो बाय नेसेसरी कंडीशन एक सेकेंड, संतोष सर को कर रहे हैं। एक सेकेंड है, वेट कीजिए। सॉरी हाँ, तो बाय नेसेसरी कंडीशन कॉल आ गए थे। बाय नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंट, नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंट कितना हो जाएगा? बोलो।
नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जन। सीरीज जो है आपके वाई एन जो है इज नॉट कन्वर्जेंट, कोई भी कन्वर्जेंट नहीं हुआ, राइट? कन्वर्जेंट आपके हुए नहीं हुए, तो दोनों ही कन्वर्जेंट नहीं है जी। ऑप्शन नंबर डी, बोथ आर नॉट कन्वर्जेंट। हाँ, सर वायन थोड़ा समझ नहीं आया। वाई एन क्या नहीं समझ में आया? आपने लिमिट लेने के बाद उसे कैसे सॉल्व किया? ये हम पढ़ा अरे चुके हैं। 12 में करते थे ना, 12 में करते, क्लास 12 में करते थे ना ऐसे लिमिट। अरे लिमिट 1/n को हमने बाहर किया, ठीक है? उसके बाद फिर मतलब अरे लिमिट ऑफ सम पढ़ा चुके हैं, इंटीग्रेशन में भी, ट्वेल्थ में भी है, चलो ठीक है। लिमिट ऑफ सम करा चुके हैं, देखो अच्छे से। ये 1/n जो है ना, ये dx में कन्वर्ट होता है। लोअर लिमिट अपर लिमिट यहाँ r/n से करते हैं, r/n से करते हैं, और यहाँ r इक्वल टू लेते थे, ठीक है? तोड़ तोड़ के ब्रेक करके। अब जैसे लोअर लिमिट के लिए क्या करते हैं, ऐसा समझ लो 1/n ना ये dx में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, ये सीरीज जो है ना, ये इंटीग्रल में चला गया। के बाई एन को एक्स मान लिए, क्या समझो थोड़ा सा, के बाई एन को मान लिए एक्स, तो के का एक्स का चाहिए मुझे लिमिट्स, तो के का सबसे छोटा वैल्यू 1, 1 रख दो, तो 1/n टेंड करेगा 0 जब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी जाएंगे, क्योंकि लिमिट है, तो ये लोअर लिमिट 0। तो के की जगह रखेंगे अपर कितना n, n/n कैंसिल हो गया 1, ये x x की लिमिट बोल रहे हैं, कैंसिल हो गया 1, 1 में अगर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी रखोगे तो भी 1 ही होगा, ये अपर लिमिट हो गया। तो यहाँ से जो है हम 0 और 1 लिख दिए, के बाई एन को एक्स में कन्वर्ट कर दिए, ये सीरीज जो है तुम्हारा इंटीग्रल में चला गया, अब 1/n डी चला गया। इतना समझ लो, हर क्वेश्चन बन जाएगा। इसका जनरल वाले भी लिखाए हैं ऐसा करके, a प्लस बी एक्स सी प्लस डी एक्स, तो लिमिट हो जाएंगे b से लेकर d, ठीक है? ए सी गायब हो जाए तो वो कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि अल्टीमेटली यहीं से लिमिट निकालते हैं, है ना? तो जो भी यहाँ रहेगा, ये से बेसिकली फंक्शन बनाओ तुम, के बाई एन का फंक्शन बनाओ, के बाई एन, अगर के आर रहते हो तो फंक्शन ऑफ r/n। ये इंटीग्रेशन में पढ़ाए, कैलकुलस में ही पढ़ाए, बट ठीक है, अब समझ में आया? ठीक है। थोड़ा-थोड़ा था सर, कन्फ्यूज़न मेरा अभी भी वही है, वो 1/n dx कैसे हो गया? अरे वो हम प्रूव नहीं कर रहे हैं, तुम्हें हम समझा रहे हैं, ये इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा कराया, अभी हम प्रूव क्या ही करने जाएंगे इसको, ये रीमान सारे इंटीग्रेशन से लिमिट्स में प्रूव ये होगा, आते हैं। रीमान इंटीग्रेशन से होगा, ठीक है? लोअर रिमांड सम अपर रिमांड सम दोनों बराबर होता है, जब लिमिट लगाएंगे ना तो ये आ जाएगा, छोटा छोटा रेक्टेंगुलर ले लेके ब्रेक करेंगे, फिर वहां से होता है। जैसे हम लोग y इक्वल टू एक्स रिमांड इंटीग्रेशन कहाँ पढ़ा है, लिमिट ऑफ सम ही तो पढ़ा है, इंटीग्रल में देखना लेक्चर्स स्टार्टिंग वाले, वहां समझ में आएगा। इस तरह से लेके वो इस तरह से ब्रेक कर करके किसी भी पर्टिकुलर को हम लोग लेते थे, अपर रिमांड सम लोअर रिमांड सम, फिर दोनों का लिमिट लगाएंगे ना, ये सीरीज बनता है, ठीक है? तो वहां से ये समझ में आएगा कि ये 1/n से कैसे चला गया, वहीं से क्लियर हो जाएगा। यहाँ से नहीं होगा, ये 1/n बेसिकली क्या है पता है, ये h है, h, क्योंकि वहां पे nh है जो 1 होता है, तो h इक्वल टू लेते हैं 1/n, और h क्या, बड़ी स्मॉल, जब n लार्ज होते जाएगा तो h स्मॉल होते जाएगा, बेसिकली h टेंडिंग टू 0 जाता है वहां पे। तो ये जो है ना, ये इतना समझो, रिमान इंटीग्रल से आता है अभी के लिए, ठीक है? इसको याद रख लो, ठीक है काम सर। आ जाएगा। हाँ, तो दोनों ही कन्वर्जन नहीं हुआ, और ये नया क्वेश्चन नहीं है, इंटीग्रल में तो करा है लिमिट ऑफ ए सम, है ना? लिमिट ऑफ ए सम भी इज अनदर डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल। इंटीग्रल को हम लोग छोटा छोटा रेक्टेंगुलर में ऐड करके भी तो जोड़ते हैं, वो भी इंटीग्रेशन का डेफिनेशन है। एक होता है एंटी डेरिवेटिव, एक हो गया लिमिट ऑफ ए सम, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलर छोटे 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 पोर्शन को ऐड करते हैं अप टू इन्फिनिटी तक, तो ये भी है, ठीक है, कोई इशू नहीं है ना? पढ़ना वो समझ में आएगा, अभी हल्का फुल्का आया ना, फिर भी आ जाएगा, आ जाएगा, नहीं तो हम भेज देंगे। शायद तुम्हारा लेक्चर नंबर कितना में पढ़ाया, 17 लेक्चर इंटीग्रल का लिए है ना, तो वो चौथा पांचवा में हो जाएगा, डबल इंटीग्रेशन से पहले है, देखना। नहीं आए तो बताना। छोटा हो गया दिख रहा है क्वेश्चंस। हम्म,
देख बताओ। हाँ जी, क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। टफ है इजी है, समझते हैं पहले क्वेश्चन। ऐसा ही क्वेश्चन एक्सपेक्ट करना तुम। गेट इसमें, सॉरी गेट वाले बोल रहे हैं, जाम में। गेट के भी ऐसे ही रहते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। आशीष बताओ, चलो सब बताओ। विदाउट जनरलिटी, जनरल थ्योरी बिना यूज किए नॉर्मली ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, सॉरी सीक्वेंस इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, बस ऐसे ही। अभी जनरल पे नहीं जाएंगे, जनरल पे भी जाएंगे, लेकिन मान लो तुम अभी एग्जाम दे रहे हो, एक्स एन तुम्हें पता है। पहले तो एक्स वन लिखो। एक्स वन कितना है? एक्स वन है 5/2, दैट इज कितने 2.5। एक्स टू बताओ मुझे क्या होंगे यहाँ से। 4.9/2 तो फिर वो डिक्रीजिंग अच्छा होगा। 4.9/2 कितना 2.1 हाँ 2.45। 5। यहाँ पे हो गया 25/4 और +6। अच्छा इसको ऐसे ही ब्रेक कर देते हैं ताकि कैलकुलेशन, कैलकुलेटर रखना है। कितना हो गया यहाँ पे 24 25 49/4, इसका मतलब 49/20 कितना हो जाएगा जी? 2 पॉइंट कितना हो जाएंगे? 4.9/2 बोल रहे थे ना, वो तो यहाँ से भी दिख गया 4.9/2। थोड़ा सा 4.9/2 कितना हो जाएगा बताओ। इस इतना तो कंफर्म है एक्स वन से छोटा होगा, लेकिन कितना छोटा होगा एटलीस्ट ये तो देख लेते हैं। 2.45 कितना हो रहा है 2.45 अप्रोक्सीमेट? 2.45। 2.45। चलो इक्वली आ गए। बस मुझे एक टर्म और बता दो, एक टर्म और बता दो। सॉरी एफ क्यों लिख रहे, एक्स है। एक्स थ्री कितने हो जाएंगे, एक टर्म और बता दो, ज्यादा नहीं चाहिए। कैलकुलेटर यूज कर लेना सिंप्लीफाई करके। एक टर्म और, अगर दो टर्म में तो पता चल गया एक्स वन विच इज ग्रेटर देन एक्स टू, और अगर एक्स टू ग्रेटर देन एक्स थ्री हो गया तो फंक्शन डिक्रीजिंग, क्योंकि ऑल टर्म आर पॉजिटिव। ये पॉजिटिव, एक्स एन स्क्वायर पॉजिटिव, +6 ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब सारे टर्म पॉजिटिव है ना। और अगर तीन टर्म में भी एक पैटर्न फॉलो कर रहा है तो वो पॉसिबल है कि डिक्रीज होंगे। देखो जनरल हम नहीं किए हैं, लेकिन एग्जाम में इतना तक कर सकते हैं। बस मुझे ये बता दो एक्स थ्री कितना होगा अप्रोक्सीमेट? 2.4005। 2.4005, ये तो हो गया। अगर इन तीनों टर्म को देखोगे तो एक्स वन ग्रेटर देन एक्स टू ग्रेटर देन एक्स थ्री, ठीक है। ये एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। इसमें क्या पता चला, क्या इंक्रीजिंग? कभी पॉसिबल नहीं है, पहला ऑप्शन तो यहीं पे खत्म हो गया। अच्छा, इज नॉट डिक्रीजिंग, ये डिक्रीज तो कर रहा है, ये कहता डिक्रीज नहीं है। एक और ऑप्शन गए। अब है डिक्रीजिंग और बाउंडेड, इंक्रीजिंग नहीं है। इंक्रीजिंग नहीं है मतलब कांस्टेंट या डिक्रीजिंग, पॉसिबल है डिक्रीजिंग का यहाँ पे। नॉट बाउंडेड, अब बात आता है बाउंडेड है या नहीं है। तो मान लो एक होता है एग्जाम पर्पज से सॉल्व करना, कि सपोज करो ये डिक्रीज है, और अगर बाउंडेड, बाउंडेड अबव तो होता है एवरी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस इज ऑलवेज बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड अबव बाय फर्स्ट टर्म, है ना। मोनोटोन डिक्रीज है तो बाउंडेड अबव बाय फर्स्ट टर्म। अगर ये किसी अल्फा से बड़ा हो जाए फॉर ऑल एक्स के लिए, इसका मतलब बाउंडेड बिलो, अगर बाउंडेड बिलो तो 100% कन्वर्जेंट। एवरी मोनोटोनिक बाउंडेड सीक्वेंस ऑलवेज कन्वर्जेंट। अगर बाउंडेड अबव है तो सुप्रीमम पे कन्वर्ज करेगा, बाउंडेड बिलो है तो इन्फीमम पे करेगा, ठीक है। अगर मोनोटोनिक डिक्रीज है और बाउंडेड बिलो पे कन्वर्ज करेगा, जो इन्फीमम रहेंगे। मोनोटोन इंक्रीज है तो बाउंडेड अगर अबव है तो वो सुप्रीमम पे कन्वर्ज करेंगे। ये चीजें हैं। बस ये बाउंडेड बिलो दिखा दो तो काम बन जाएगा, तो 100% ये कन्वर्जेंट भी होंगे। चलो उल्टा सोचते हैं, मान लो ये कन्वर्जेंट है तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएंगे, एल के वैल्यू। एल के वैल्यू चाहो तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, एल के वैल्यू चाहो तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। तो चलो सपोज करते हैं। और एक चीज ध्यान रखना, अगर एल के वैल्यू निकल के आ जा रहा है, एल का वैल्यू निकल के आ जा रहा है और ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, तो कहीं ना कहीं बाउंडेड भी होगा। एल यहाँ से फाइंड हो जा रहे हैं, मोनोटोन डिक्रीज है तो कहीं ना कहीं बाउंडेड होंगे, कहीं ना कहीं बाउंडेड होंगे। तो सपोज करते हैं, सपोज अभी बाउंडेड चेक नहीं किए, सपोज करते हैं। सपोज लिमिट जो है एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन का एल है, कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट है तो पक्का बाउंडेड है, कन्वर्जेंट है तो पक्का बाउंडेड है। देन हमने सपोज किया, देन लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन जो है ये भी एल जाएंगे। इस केस में आप बताओ क्या होगा। एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी में कितना है जी ऊपर, एक्स एन प्लस वन है। ऑब्जर्वेशन कैसे एग्जाम में आप
सोचोगे? हाँ, xn प्लस 1 इक्वल टू 1/5, सॉरी लिमिट लगाना पड़ेगा। हाँ, लिमिट कोई बता सकता है क्या होगा? 2 आ रहा है। 2 आ रहे हैं, तब तो हो गया ना बाउंडेड, पक्का बाउंडेड, और वो कन्वर्ज 2 पे ही कर रहा है। ये हो गया l इक्वल टू 1/5 एल स्क्वायर प्लस 6। तो यहाँ से तो सिंपल है, 5l इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस 6। तो एल स्क्वायर माइनस 5l प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो गया l इक्वल टू, एक तो तुम्हारे 2 और 3 हो जाएंगे ना जी, l का वैल्यू। अच्छा, ऐड करने पे 5, प्रोडक्ट में 6, ठीक है, 2 3। अब तुम सोचो, फंक्शन डिक्रीज हो रहे हैं, तो क्या 3 पे होंगे? 3 तो भाई तुम्हारे फर्स्ट टर्म से भी ग्रेटर है। फंक्शन डिक्रीज हो रहे हैं यहाँ पे, धीरे धीरे हो रहा है, सिंस x1 ग्रेटर देन x2 ग्रेटर देन x3 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब हो गया l कैन नॉट बी 3, दैट मीन्स l इक्वल टू 2। पॉसिबल वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू L2 पॉसिबल है, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि आपके फर्स्ट टर्म है 2.5, फिर घट रहे हैं, फिर घट रहे हैं, फिर घट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो 2 पे कन्वर्ट हो सकता है। और 2 पे कन्वर्ट हो जाएंगे तो 100% 2 इज द इन्फिमम। इसका मतलब फंक्शंस तो बाउंडेड जरूर होंगे। उल्टा सोच रहे हैं सोचने के लिए, फंक्शंस बाउंडेड जरूर होंगे, ये हो गया एग्जाम के लिए। तो फंक्शन डिक्रीजिंग है और फंक्शन बाउंडेड है, इसको ऑप्शन लगा देंगे। अब आ जाता है एज अ सब्जेक्टिव, या अगर मुझे देखना हो कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा हो, तो हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कहाँ से देखते हैं, या हम लोग देखते हैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे, तो डिफरेंस लेके। ये हो गया एक तरीका। आ जाओ मेथड 2, क्या करेंगे, एक्सन प्लस 1 और एक्सन का डिफरेंस लेंगे। एक्सन प्लस 1 है 1/5 एक्स एन का स्क्वायर प्लस 6 माइनस एक्सन। अब इसको देखना है ये वैल्यू क्या हो रहा है। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, ये वैल्यू लेस देन 0 तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। ये हो गया जनरल, ये हो गया जनरल। थोड़ा सा अगर इसको देखें तो 5 तो पॉजिटिव है, एक्स एन का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 इंटू एक्स एन। थोड़ा सा ऊपर जैसा देखो, क्या एक पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है? कर रहा है ना, कर रहा है। तो ये आपके आ जाएंगे, यहीं पे लिख देते हैं, 5 तो पॉजिटिव ही है, आपके हो गए एक्स एन माइनस 2 और फिर हो गए आपके एक्स एन माइनस 3। आपका जो वैल्यू है ना, वो आप देख रहे हो, नोटिस कर रहे हो कि सबसे छोटा वैल्यू 2 पॉसिबल वैल्यू है। अगर आपके एक्स एन 3 से तो छोटा ही है, 2 से भी अगर बड़ा हो गया तो ये हमेशा नेगेटिव देगा। ये हमेशा क्या देंगे, नेगेटिव देंगे। 2 से बड़े पॉजिटिव, 3 से छोटा नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, ठीक है। ये नेगेटिव दे देंगे इफ 2 से बड़ा एक्सन और 3 से छोटा। 3 से छोटा तो है ही, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि एक एक करके घट रहा था, ठीक है, ये चीज है। तो इस केस में क्या हो गए कि एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन लेस देन 0, दैट मीन्स एक्स एन प्लस 1 लेस देन एक्स एन के लिए, फॉर ऑल एन के लिए हो गए। कंडीशन है यहाँ पे 2 से बड़ा होना चाहिए एक्स एन 3 से छोटा, तब। अब देखना है क्या ये पॉसिबल, अगर ऐसा है तो मोनोटोन डिक्रीज, देखो एक को यूज करके दूसरा को लाया जाता है, सोचा जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ रिजल्ट पॉसिबल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। कि हाँ हमेशा ये दिख रहा है कि कुछ भी एक्शन ले ले लेस देन 0 होगा, पॉसिबल नहीं है ऐसा सोचना। तो माने हम लोग ऐसा है, तो ये दूसरा जा रहा है, ऊपर को हटा दिए, ठीक है। ये मोनोटोन डिक्रीज तभी होंगे जब एक्शन 2 और 3 के बीच में रहेगा। तो ऐसे एक दो टीम देखते हैं तो 3 से थोड़ा थोड़ा घट रहा है, 2 से अगर बड़ा हो तो मोनोटोन डिक्रीज। अच्छा, 2 से बड़ा है, मोनोटोन डिक्रीज हो गया। अब ये बाउंडेड है, अगर आपने लिया है कि ये 2 से बड़ा है तो बाउंडेड है, बाउंडेड है तो कन्वर्जेंट होना चाहिए। तो मोनोटोन डिक्रीज और कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट 2 पे हो रहा है, इसका मतलब ये जो हमारा ऑब्जर्वेशन है कि तुम 2 और 3 के बीच में हो, ये ऑब्जर्वेशन करेक्ट है। पहले हम लोग सपोज किया और वो सपोजिशन को हम करेक्ट प्रूव किए, सर ठीक नहीं, है। ये तो मेथड 2 सर, ये तो मेथड 2 हो रहा है। हमको तो हाँ फिर से लिमिट निकालना पड़ेगा, तो फिर से। हाँ, लिमिट निकालना पड़ेगा, बट हम समझा रहे हैं, ये हो गया है एग्जाम के पर्पज से, ठीक है। अब हम यहाँ पे अलग से समझा रहे हैं ये कि ये ये तो मोनोटोन अगर डिक्रीज होगा। हाँ बोलो। नहीं सर, ये 2 से बड़ा है, ये कैसे पता चलेगा? हमने माना है, था कहाँ, अभी अभी वही तो बता रहे, ये माना हुआ बात को तुम करेक्ट प्रूफ करो, तब ये फिर काम कर जाएगा। मुझे ये बताओ, हाँ अगर हम ये मान लेंगे तो ये सही है कि नहीं, मुझे ये बताओ, जी, सही है। ठीक है। तो अगर ये सही है, अगर ये सही है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं ना क्या सीक्वेंस जो है मोनोटोन डिक्रीज है, मोनोटोन डिक्रीज सीक्वेंस, इतना बोलो। अभी इसको लिखते हैं कि अगर भाई तुम 2 से बड़ा हो और 3 से छोटा हो, क्या ये बोल सकते हैं?
यस ठीक। यस। अच्छा, अगर तुम यहाँ पे जब तुम लिख चुके हो कि तुम 2 से बड़ा हो 3 से छोटा हो, तुमने माना है, इसका मतलब तुम मान चुके हो कि सीक्वेंस बाउंडेड है। तुम माना हुआ सीक्वेंस बाउंडेड है। अब मोनोटोन डिक्रीज में बाउंडेड है, तो थ्योरी कहता है एवरी मोनोटोन डिक्रीज विच इज बाउंडेड, अब वो कन्वर्जेंट होता है, कन्वर्ज करेगा उसके इन्फीमम पे। ये तो थ्योरी कहता है। तो अगर कन्वर्ज कर रहा है तो आ जाओ उसका लिमिट, सपोज कर रहे हैं उसका लिमिट हम यहाँ लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, पता चला वो 2 पे, हाँ कन्वर्ज तो कर रहा है, 2 पे कर रहा है, मोनोटोन डिक्रीज भी है, और ये जो बाउंडेड था ना, तो ये 2 पे कन्वर्ज कर रहा है। तो ये मेरा माना हुआ बात कहीं ना कहीं सही तो हो रहा है ना। हमने माना है कि शायद ऐसा होगा, और वो शायद वाला बात बाद में पता चलता है हमारा करेक्ट है, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आ रहा है। ऐसा होता कि ये माने हुए मोनोटोन डिक्रीज है और ये कन्वर्ज 3 पे कर जाता, तो ये हमारा माना हुआ बात गलत हो जाता। तो माना हुआ बात गलत हो जाता है, तो फिर ये मोनोटोन डिक्रीज भी गलत हो जाता है। बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अगर ये लिमिट 3 चला जाता तो, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, सपोज करके चल रहे हैं। ये मेथड 2 में ना ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे हैं, इसीलिए हम ऐसा मान के चले, और ये माना हुआ बात मेरा सही है। ठीक है ना? तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि अच्छा तुमने माना तो मोनोटोन डिक्रीज, ये माने तो मोनोटोन डिक्रीज, और अगर ऐसा मान रहे हो तो इसका मतलब बाउंडेड मान रहे हो, तो बाउंडेड मोनोटोन डिक्रीज तो पक्का कन्वर्जेंट होना चाहिए 100%। हाँ कन्वर्ज हो रहा है, कहाँ हो रहा है? 2 पे हो रहा है। 2 क्या सही बात है? हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि डिक्रीज में सबसे छोटा पे जाएगा। हम ये गारंटी नहीं कर रहे हैं कि ये सबसे छोटा है, लेकिन 2 से अगर सारा बड़ा ही है, तो लिमिट 2 या 2 से थोड़ा बड़ा पॉसिबल हो सकता है, 2 से कम नहीं जाएगा, और जो भी होंगे वो इनफिमम वैल्यू होगा, तो वो 2 ही आ रहा है, तो हम क्या करें? कोई गलत नहीं है, इनके बीच में ही तो है ना? इनके बीच में ही है। तो ये ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, दो अलग अलग तरीके से हम तुम्हें समझाएं। हाँ, अब इसको पूरा का पूरा प्रूव करना है तो वो हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, इसी से प्रूव कर सकते हो, या कोई और तरीका अपनाएंगे? नहीं, ये मानने वाला बात तुम्हें करना पड़ेगा थ्योरेटिकली भी, बस उसमें लिखेंगे हम। दूसरा तरीका कैसे बता पाओगे कि ये लेस देन जीरो है या ग्रेटर देन जीरो है? दूसरा कोई तरीका? ये इजी क्वेश्चन नहीं है, इतना ध्यान रखना, ये इजी क्वेश्चन नहीं है। हाँ बोलो जी। इसमें ना ऐसा ये क्वेश्चन देगा, प्रूव दैट कि ये सीक्वेंस मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है फॉर दिस सर कंडीशन। आपकी स्क्रीन थोड़ी ब्लैक हो गई है। अच्छा रुक जाओ, हम अपना नेट बंद कर देते हैं इसके, आईपैड के। अब देखना थोड़ा सा धीरे धीरे करके इसमें भी सही हो जाए। क्या अब थोड़ा सा ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा अभी भी? बोलो। नहीं है अभी नहीं भी? सर, अभी ठीक है, अभी भी ऐसे ही आ रहा है। ब्लर ही आ रहा है नेट। रुक जाओ थोड़ा सा, क्योंकि घर पे है ना जी, 6 को निकलेंगे पटना के लिए, इसीलिए आज और कल ऐसे क्लास होंगे, परसों नहीं हो पाएंगे। मेरे नेट तो सही चल रहा है, अभी भी वैसा ही है, ब्लर है क्या? ठीक नहीं हुआ? रुक जाओ, हम ना एक बार नेट को ऑफ करते हैं। एनीवन? आ गया सर, अब क्लियर है। अभी क्लियर है? एक सेकंड तो हो गया।
चलो ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन ना थोड़ा अच्छा क्वेश्चन के कैटेगरी में आता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चन रहते हैं, कभी इजी रहेंगे कभी टफ रहेंगे। 21 कंडीशंस के साथ में है। कौची सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट है, कौची सीक्वेंस है ये। 22 क्या है? 22 देख लेते हैं। कब एन एक्स एन वाई एन है। एक्स एन ये वाले हैं, वाई एन ये वाले हैं। एक्स एन कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस है एंड नो सबसीक्वेंस ऑफ वाई एन कन्वर्जेंट। ये थोड़ा सा मुझे अच्छा लग रहा है, पहले इसी को करते हैं फिर वो वाले 20 वाले जाएंगे। 21 वाले, सॉरी 20 वाले। सर इसमें भी पहले लिमिट लेके चेक करेंगे इक्वल्स टू 0 आ रहा है कि नहीं। देखते हैं। अब ये ऐसा रिक्वायरमेंट होगा तो वैसा चेक करेंगे, अगर रिक्वायरमेंट नहीं होगा तो नहीं करेंगे। हाँ, पहले देख लेते हैं। एक्स एंड वाई एन दो सीक्वेंस है, इसमें सीक्वेंस का ही बात कर रहा है। चलो ठीक है, इसमें ना सीक्वेंस सब सीक्वेंस के साथ में है। पहले इसका लिमिट तो देख लो क्या होगा। एक्शन का लिमिट क्या पॉसिबल हो सकता है? एन टर्निंग टू इन्फिनिटी, क्योंकि कन्वर्जेंट है तो कुछ ना कुछ एक्शन वैल्यू देंगे। नहीं ऑसिलेट कर रहे हैं तो देख लेते हैं क्या होते हैं। -1 टू द पावर n, 3 टू द पावर n बाई एन क्यूब। लार्ज एन के लिए क्या वैल्यू देगा? देखो लार्ज एन के लिए तो -1 टू द पावर n 1 -1 यही देने वाले लार्ज एन के लिए। नेट लगता है चल नहीं रहा है क्या? तो यहाँ पे इतना बंद क्यों दिख रहा है? अगर आप लोग को दिख रहा है नेट तो मतलब चल रहा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज देखते हैं। नहीं तो फोर्स स्टॉप करके देखेंगे। दिख रहा है तो हम आगे बढ़ते हैं ना। तो लार्ज एन के लिए बताओ कौन बिगर है? 3 टू द पावर n बिगर है या n क्यूब बिगर है? थ्री टू द पावर n बिगर होंगे या n क्यूब बिगर होंगे? कौन सा बिगर होगा बताओ? लार्ज एन के लिए जैसे n का वैल्यू कर देते हैं 10, तो 3 टू द पावर 10 बिगर होंगे या 10 क्यूब बिगर होंगे? देखो आराम से सोचते हैं। अगर n को रख देते हैं x, कुछ देर के लिए सोचो, 3 टू द पावर x बड़ा है या x क्यूब बड़ा है? लार्ज x के लिए तो ये है तुम्हारा पोलिनोमियल x क्यूब और ये है एक्सपोनेंशियल। और तुम्हें पता है ना हम लोग अक्सर यूज करते हैं क्या, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बहुत तेजी से ऊपर जाने वाला है एकदम बहुत तेजी से ऊपर जाता है एक्सपोनेंशियल। पॉलिनोमियल धीरे 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 जाएगा। पॉलिनोमियल ग्रोथ क्या होता है? ऐसे 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 जाएंगे, और एक्सपोनेंशियल ऐसे आया और आसमान छू गया। ठीक है, तो ये तो एक्सपोनेंशियल हो गया ना जी, a टू द पावर x, और ये पॉलिनोमियल है तो ऑब्वियसली 3 टू द पावर x ही बिगर होने वाले हैं एज कंपेयर x क्यूब। तो 3 टू द पावर n बड़ा होंगे n क्यूब से। तुम सोच के देखो ना, 3 पर पावर 10 रख देते हैं और 10 पर पावर क्यूब, 10 पर पावर क्यूब 1000, 3 पर पावर 10 कितना बड़ा हो जाएगा? कितना बड़ा हो जाएगा सोचो। 3 पर पावर 4 81 हो गए, 3 पर पावर 5 243, 243 को 3 से, ये 3 टू द पावर 5 है, और फिर 3 टू द पावर 5 243, 243 इंटू 243 है ये 3 टू द पावर 5। कितना बड़ा है? बहुत ही बड़ा है ना? तो लार्ज एन के लिए ये इन्फिनिटी जाएंगे, ये भी इन्फिनिटी जाएंगे, लेकिन दोनों का जब आप कंपेयर करोगे तो ये पूरा वैल्यू ही इन्फिनिटी जाएगा। ऐसे तो देखने में इंडिटरमिनेट फॉर्म है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म है, लेकिन लार्ज एन के लिए ये बहुत तेजी से ऊपर जाने वाला है, तो ये नेग्लिजिबल हो जाएगा। अल्टीमेटली क्या हो गया, पूरा वैल्यू ही इन्फिनिटी, सिंगल इन्फिनिटी जाएगा। नहीं तो ध्यान रखना इंडिटरमिनेट फॉर्म जैसा है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, लेकिन ये बहुत तेजी से जाने वाला है। जैसे एग्जाम्पल के लिए n टू द पावर n बाय, मान लेते हैं हम लिख देते हैं n, सिंपल n। तो सोचो ना कितना तेजी से ये ऊपर जाएगा। n का वैल्यू 1 2 3 4 रखो ना, बहुत बड़ा 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 नंबर आते जाएगा, इसका मतलब बहुत तेजी से जाने वाला है। तो इस तरीके से तो क्या हो जाएगा ये बोलो। अब अगर ये आपके इन्फिनिटी है और ये +-1 हो गया, इसका मतलब हो गया प्लस इन्फिनिटी इफ n इज इवन और माइनस इन्फिनिटी इफ n इज ऑड। तो ये चीज है।
तो मुझे इतना बताओ, क्या ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है? नहीं भाई, ये ऑसिलेट है। ऑसिलेट कहाँ? ऑसिलेट इनफाइनाइटली। सो क्या नहीं लिखते, ऊपर लिखते हैं। सो जो ये सीक्वेंस है एक्सन क्या है? ऑसिलेट्स। ऑसिलेट्स कैसा? इनफाइनाइटली। इनफाइनाइटली ऑसिलेट इनफाइनाइटली। इसका मतलब इसके पास कोई ऐसा सब सीक्वेंस नहीं होगा जो कन्वर्जेंट है। ठीक है, एक्शन हैज ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस पॉसिबल ही नहीं है। एक प्लस इन्फिनिटी जाएगा, एक माइनस इन्फिनिटी, अगर ऐसा है। ठीक है, अदरवाइज कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस नहीं है। हैज ए कन्वर्जेंट नहीं। और बोलो, नो सबसीक्वेंस ऑफ एक्शन इज कन्वर्जेंट। ये बात तो सही है, एक्शन हैज ए कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, फिर वही वाला बात बोलता है कन्वर्जेंट वाले। एक तो गया, नो सबसीक्वेंस। चलो अब आते हैं वाई के, बात करते हैं। आ जाओ वाई, दो ऑप्शन तो गया, आ जाओ वाई। नाउ लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। क्या एक्शन समझ में आया कि नहीं आया? किसी को अगर नहीं आया तो पूछ सकते हो अभी भी। लार्ज एन के लिए कि मुझे भाई एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे डिस्कस करना है। काम करो ना, बड़ा को कॉमन ले लो, ताकि 3/4 टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, है ना? तो इसमें से ना 4 कॉमन लेके आ जाओ आप। लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, 4 को हमने कॉमन ले लिया, तो कितना हो गया? 1 प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n बाई 4 टू द पावर n, और यहाँ पे हो जाएंगे 1/n। हाँ या ना? पहले मुझे इतना बताओ, हो जाएंगे? ठीक है, ये चीज है। ओके, तो थोड़ा सा 4 को बाहर करो। लिमिट एन टेंडिंग टू सर स्क्रीन इन्फिनिटी। साफ नहीं आ रहा है। स्क्रीन साफ नहीं आ रहा ना? सर मैंने किया, री एंटर किया, रीजॉइन किया, तभी अब भी नहीं हो रहा है। ब्लर आ वो रहा है, पूरा कुछ नहीं मेरा दिख ही रहा है। नेटवर्क। अच्छा ठीक है ना, अभी डिस्कनेक्ट हम अगर हो जाए तो तुम लोग कनेक्ट रहना, ठीक है? हम नेट को थोड़ा सा फ्लाइट मोड से ऑन कर रहे हैं वापस। पता ना अभी क्यों प्रॉब्लम हो रहा है ऐसा। अभी देखो तो कुछ बताओ तो, अगर आ रहे हो तो। अभी भी ब्लर है सर। लगता है तब आज क्लास नहीं हो पाएगा। अभी भी ब्लरी है। थोड़ा-थोड़ा दिखने लगा है। अब पढ़ा सकते हैं सर, इतना चल जाएगा। तो क्या लिखे हैं बताओ, पूरे पहला वाला समझ में आया कि नहीं आया फिर तब? सर हमको ना मतलब ये मतलब नो सबसीक्वेंस ऑफ एक्शन इज कन्वर्जेंट वाली बात समझ नहीं आई। ये कहता है, ये वाली बात जो ऑप्शन बी में लिखा हुआ है, ऐसा कोई सबसीक्वेंस एक्शन का होगा ही नहीं जो कन्वर्ज करे। तो बात तो सही है ना? सबसीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस का ही एक पार्ट होता है, लेकिन एक उसके लिए एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। मतलब एक पैटर्न फॉलो करना चाहिए। सीक्वेंस के ही बेसिकली टर्म होते हैं, लेकिन एक पैटर्न फॉलो करना चाहिए। अब इतना समझो। तो ये कहता है कोई ऐसा सबसीक्वेंस एक्शन का है ही नहीं जो कन्वर्जेंट है। बात सही है, क्यों? क्योंकि एक्शन का लिमिट एक क्योंकि प्लस इन्फिनिटी, ऑक्सीलेट कर रहा है। हाँ ऑसिलेट कर रहा है। अगर ऐसा होता है ओके कि सर। 3 और माइनस इन्फिनिटी, इसका मतलब एक सबसीक्वेंस मिल जाएगा जो 3 पे कन्वर्ज करे। तो बट ऐसा तो है नहीं। अगर आता 3 और 5, उस केस में भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है, लेकिन दो सबसीक्वेंस ऐसा 100% मिलेंगे जो एक 3 पे कन्वर्ज करेंगे, दूसरा 5 पे। क्योंकि जितना लिमिट पॉइंट है उतने सारे सबसीक्वेंस कन्वर्जेंट मिल जाते हैं, या कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। बट यहाँ ऐसा कुछ मिला है? यहाँ पे कोई भी लिमिट पॉइंट आया है? नहीं। तो ऐसा कोई सबसीक्वेंस होगा ही नहीं एक्शन का जो कि कन्वर्जेंट हो। अब क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है।
हाँ, yn का लिमिट चाहिए था ना जी, yn के भी तो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है। हम 4 क्यों कॉमन ले, पता है, ताकि 3/4 बन जाए। दिख रहा है क्या 3/4 ऐसा कुछ करके, यस सर। है ना? तो अब क्लियर आ 3/4, रहा है सर। हाँ, n टर्निंग टू इन्फिनिटी पे, n टर्निंग टू इन्फिनिटी पे 3/4 हो जाएंगे। r पर पावर n, r मॉड r अगर लेस देन 1 हो तो ये चला जाता है 0, जियोमेट्रिक में देखे हुए। तो अब ये लिमिट कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे ध्यान रखना ये हो गया पूरा का पूरा 0। 1 पर पावर यहाँ पे है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो 1/∞। जो 1 प्लस 0 पर पावर 0 कितना हो गया, 1 पर पावर 0 कितना हो गया, कोई भी नॉन जीरो पर पावर 0 होता है तो कितना होता है, 3 पर पावर 0 कितना होंगे, 1 है ना होगा जी, दूसरा तो होगा नहीं। 1 पर पावर 0 है, ध्यान रखना। तो कितना हो जाएगा यहाँ से बोलो, 4। 4, बिल्कुल। एक सेकंड, क्या हो रहा है मेरा यहाँ पे, 1 प्लस 0 पर पावर 1/∞, ठीक है, लिख रहा है ऐसा। ये हो गया 1 पर पावर 0, तो हो गया 4 इंटू 1, ताकि है। तो भाई तुम्हारा लिमिट जो है ना, इसका मतलब हो गया सीक्वेंस yn इज कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो उसके जितने भी सब सीक्वेंस मिलेंगे सारे के सारे 4 पे ही कन्वर्ज करेंगे, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। एंड converges to converges to 4, so every every subsequence every subsequence of sequence y1 r, या every subsequence लिखे हैं तो is convergent and converges to, कहाँ पे, converges to 4। क्योंकि ये दो अलग अलग सीक्वेंस अगर अलग अलग पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है, इसका मतलब सीक्वेंस ही कन्वर्जन नहीं होगा, वो दोनों लिमिट पॉइंट बन जाएगा। तो सीक्वेंस में ये सब पढ़ाए हुए हैं, है ना, बहुत अच्छा से पढ़ाए, वहां तो पूरा नोट्स अगर देखोगे ना, सारा चीजें वन वन करके डिटेल में एनालिसिस किए हुए हैं। इसलिए नोट्स को रिवीजन करो, बहुत मायने रखता है। फिर अलग बात है, चलो अभी तो नहीं है। अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसके सारे सब सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होते हैं और वो सेम लिमिट पॉइंट पे ही होते हैं, तो वो लिमिट ही होता है। तो नो सबसीक्वेंस कन्वर्जन बात गलत हो गया, अगर एक गलत हो गए तो ये तो सही हो जाएंगे ना जी। yn हैज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस, हैज ए, यहाँ पे बोल सकते हैं yn का जितना भी सबसीक्वेंस होंगे सारा कन्वर्जेंट। अब पता है किसी भी सीक्वेंस के कितने सारे सबसीक्वेंस हो सकते हैं, कोई बता सकता है, किसी भी सीक्वेंस के कितने सारे सबसीक्वेंस पॉसिबल है? इन्फिनिटली। इनफाइनाइटली, बिल्कुल सही, इनफाइनाइटली, ठीक है, इनफाइनाइटली पॉसिबल है, सारे के सारे इसी पे जाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पे नेट का इशू हो रहा है आज ना, तो आज ना छोड़ देते हैं हम लोग, कल अच्छे से क्लास करेंगे 6:30 से, ठीक है। पता नहीं अभी बार बार डिस्टर्ब हो रहा है। कितने हो गए, 21 देख लिए, नहीं 22 बाकी है, सॉरी 20 बाकी है। सारे सीक्वेंस के ही क्वेश्चन है, ये समझने वाली क्वेश्चन है, ठीक है, इनसे तो पूरा नोट्स रिवीजन हो रहा है। तो ये चीजें हैं। हम्म, ठीक है ना, तो आज हम यहीं तक छोड़ देते हैं, इसको देख लेना अपना, छोटा सा करके कर देते हैं, और बाकी हम लोग कल के क्लास में डिस्कस करते हैं। नेट इशू हो रहा बार बार। आशीष देखो पूरा तुम 2024 वाले भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इनसे ना एक बार ना थ्योरी को रिवीजन करो, और जो डाउट्स होगा वो भी पूछ लेना, पीछे का थ्योरी पूरा रिवीजन करो अच्छे से, 1 by 1 को रिवीजन करो, जो भी हम क्लासेस में पढ़ाएं। और प्रैक्टिस प्रॉब्लम जैसे आधा दिन जो होता है ना वो थ्योरी रिवीजन करना, बाकी आधा दिन प्रैक्टिस प्रॉब्लम में लगाओ, फिर नेक्स्ट दिन दूसरा थ्योरी अलग अलग टॉपिक, फिर उसके प्रैक्टिस प्रॉब्लम, ऐसा कर करके डेली का प्रैक्टिस करो, भी पूरा रिवीजन करो एक बार। फिर हम तुम्हें टेस्ट सीरीज भी दे देंगे मैथ्स वाला, ठीक है ना, फिर टेस्ट देता रहना, ठीक है, ओके सर। चलो ठीक है फिर, सर।